डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता की क्वेश्चन है। तो जब आपके पास बोर्ड में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होगा या किसी और मेथड से होगा। तो जब प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो आसानी से आप डायग्नोज कर लेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन किस मेथड से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं रीड कर लेता हूँ। यह दिया गया है कि दो पासों के फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of numbers on the dice is 4. तो दो डाइस थ्रो के थ्रो किए गए हैं। टू नंबर्स appearing on throwing टू डाइस फेंके गए हैं बच्चों। दो पासों के फेंकने पर आपको मालूम है कि दो पासे आप फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है। तो पूरा सैंपल स्पेस यहां पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूं दो पासों की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि में कुल एलिमेंट। दो पासों की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयव। दो पासों की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयव। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in sample space for throwing two dice। तो इतना आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 36। दो पासे आप फेंक रहे हैं तो जो सैंपल स्पेस में कुल एलिमेंट होंगे तो 6 × 6 टोटल। अभी हमें अलग अलग निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 36। अब दो इवेंट यहाँ पर आपको दी हुई हैं। एक तो दे रखी यह ज्ञात है दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। मैं मान लेता हूं कि F एक ऐसी इवेंट है। क्या इवेंट है? पासों की फेंक में प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। in throw of two dice, the numbers obtained are different। ये आपको दिया हुआ है कि दो पासे आपने टॉस किए और उनपे जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग है। उसको मैंने F माना हुआ है। तो F में एलिमेंट आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कौन कौन एलिमेंट आए। जैसे एक पासे पे 1 आया तो दूसरे पे 1 नहीं आना चाहिए। क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। पहले डाइस पे 1 है तो दूसरे पे 3 हो सकता है। 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है,
माना पहले डाइस पे 2 आया तो 2 के साथ 1 आ सकता है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं लिखना है यहाँ। पहले पे भी वही है, वही आ रहा है, दूसरे पे भी वही आया, ऐसा नहीं होना है। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें नहीं आना है। जो एफ घटना दी हुई है कि ऐसा होता है, दिस हैपन्स दैट बोथ द डाइस शोज द डिफरेंट नंबर। ठीक है, उन दोनों पासों पर जो आपने फेंके हैं उन पर जो नंबर दिख रहे हैं वो सेम नहीं है। ये घटना आपको दी गई, इसको मैंने एफ मान लिया। तो 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 आएगा नहीं, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ठीक है, फिर आप गए 3 पर, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। ठीक है, 3 1, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 नहीं आएगा। कंडीशन यही है, प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब 4 पे चलते हैं। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है। एक पास से पे 4 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है। एक डाइस पे 4 आया, दूसरे पे 2 आ रहा है। 4 3 आ सकता है, परंतु 4 4 आएगा तो उसको हम लेंगे नहीं। 4 5 4 6। अब 5 पे आ जाएंगे, एक डाइस पे 5 आया, दूसरे पे 1, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेंगे यार। ठीक है, 5 6। और यदि पहले डाइस पे 6 आ रहा तो 6 1 हो सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, तीसरे पे 3। ठीक है, पहले डाइस पे 6 आ रहा ना, तो मैंने फिक्स कर दिया। दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6 5 हो सकता है। 6 6 वाला जो इवेंट होगी वो हम यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कुल मिला के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वो हटा दें तो 30 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब एक दूसरे इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको मैं ई से ले लेता हूं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, इसको ई मान रहे हैं। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 4 होना, ये घटना है। सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस आर 4 इस 4। जो डाइस पर, दोनों डाइस पे नंबर दिखे उनका सम 4। तो ई में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? देखो 1, यदि पहले डाइस पे 1 आया तो दूसरे पे कौन आएगा जो सम 4 बना देगा? 3। 1 और 3 का सम 4 होता है। या दोनों पे 2 2 आ सकता है, या एक पे 3 आ रहा है दूसरे पे 1 आ सकता है। भाई यही तो घटनाएं होंगी। दोनों डाइस पे, दोनों पासों पे जो संख्या आएंगी उनका सम 4 होना। 1 3 हो सकता है तो 1 और 3 4, या दोनों पे 2 2 आ गया 2 + 2 4, या पहले पे 3 आया दूसरे पे 1 आया तो 3 + 1 4। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूं। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कौन कौन होंगे? अब ये वाली जो घटना है एफ, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कहीं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है, बाकी सब है। इसका मतलब 2 2 यहां कहीं नहीं होगा। 1 3 भी मिलेगा, 1 3 भी है, और 3 1 भी होगा, 3 1 भी है।
ये कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 और 3 1। यहां तक मैंने कैलकुलेशन निकाल दी। अब प्रायिकता क्या चाहिए? प्रायिकता चाहिए दोनों पासों का योग। देखो, दोनों पासों का योग 4 होने की प्रायिकता, दोनों पासों का योग 4 होने की प्रायिकता, जबकि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हों, जबकि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हों। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting sum as 4 when both dice shows different number। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिफरेंट डिजिट। समझ में आ गया? प्रायिकता क्या निकालनी है? दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। कंडीशन दे रही थी कि जबकि दोनों पासों पर एक ही प्रकार के अंक ना आए। ठीक है। यू हैव टू फाइंड द sum of the numbers shown on both the dice is 4, while the condition is given that in both the dice the number same is not repeated। दोनों डाइस पर एक ही प्रकार के अंक नहीं होने चाहिए दिया हुआ है, और उन दोनों डाइस पे सम कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has already occurred। घटना E की प्रायिकता, घटना E की प्रायिकता मतलब संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, जबकि ये दिया हुआ है कि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द सम एज 4 प्रोवाइडेड both the dice shows the different number। ये मतलब अब आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट हैं? E इंटरसेक्शन F में 2 एलिमेंट है दोस्तों, एक ये है, एक ये है। तो यहां पर आप लिख देंगे 2 और F में कितने एलिमेंट हैं? F में है आपके, इन एलिमेंट को आप गिनेंगे तो ये है 30। इतने में ही प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसकी। या तो तरीका क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, भाई मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि इंटरसेक्शन F में जितने एलिमेंट हैं उसको डिवाइड कर लीजिए F में जितने एलिमेंट है, इतने से इतना काम हो जाए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 2/36 होल डिवाइडेड बाय 30/36। तो 36 काटना पड़ेगा, तो सिंपल सा ऐसे कर लेते हैं 2/30। तो ये काट देंगे आप, तो ये हो गया 1/15। ये आ गया आपका 1/15। तो ये ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक हो गया? मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। एक घटना का होना दिया हुआ है कि ये घटना हो चुकी है, तो उसके आधार पे दूसरी घटना होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है। वन इवेंट हैज अकर्ड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट। इस टाइप की क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है इसको देखिए। एक पासे को फेंकने के परीक्षण में विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप देखिए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a trail, given that at least one die shows a 3. पासा फेंका गया है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज आता है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या आती है तो सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, ठीक है। घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना ये दिया गया है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, एक सैंपल स्पेस पहले आप बना लीजिए, ठीक है। सैंपल स्पेस पहले आप बनाइए। कोई अब जुड़ रहे हैं लगभग समाप्ति पर, क्लास की समाप्ति पे। देखिए, सैंपल स्पेस आप बनाइए। किस रंग से सैंपल स्पेस बनेगा? एक डाई आपने फेंका, यदि डियर स्टूडेंट 3 आ रहा है या 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का गुणज आ रहा है। 3 का गुणज होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब 3 की टेबल बोलते जाइए, ठीक है। यदि 3 गिरा या 6 गिरा या 9 गिरा या 12 गिरा या 15 गिरा, जब नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये देखिए, आप डाई फेंक रहे हैं ना, आप डाई को टॉस कर रहे हैं, तो यदि 3 का मल्टीपल आता है, अब डाई को आप टॉस कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 3 पड़ेगा या 6 पड़ेगा, ठीक है। उसमें 3 पड़ेगा या 6 पड़ेगा, तो फिर आपको क्या करना है? एक पासे को फेंकने के परीक्षण में विचार। यदि पासे पर संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछालें, ठीक हो गया। पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई संख्या अन्य प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, 2 घटनाएं हैं। आपने डाई को टॉस किया, ठीक है, तो 3 या 3 का मल्टीपल आए, तो डाई में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। पासे पर 1 से 6 तक का संख्या होता है, तो उसमें 3 के मल्टीपल कौन है? एक तो 3 और दूसरा कौन है? 6, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 आ गया तो फिर आपने डाइस फेंकना है, ठीक है। और यदि 6 आया तब भी फिर डाइस फेंकना है, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास क्या आया, आपने डाइस फेंका, यदि 3 आ गया तो फिर आपको डाइस फेंकना है। या 3 का मल्टीपल दूसरा कौन हो सकता है? 6 आया तब भी आपको डाइस फेंकना है। पर यदि 3 और 6 के अतिरिक्त कोई और नंबर आता है तो आप पासे को आप क्वाइन को उछालिए, क्वाइन को टॉस करना है। तो आप देखिए, माना मैं कह रहा हूं 1 आ गया, 1 आया, तो 1 ना तो 3 का मल्टीपल 1 तो है नहीं, ना तो 3 आया ना 6 आया, तो 1 आया का मतलब क्या हुआ? ये ना तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 और 6 नहीं है। तो जब ये आया तो आपको दिया हुआ है कि क्या उछालो? क्वाइन उछालो, सिक्का उछालो। तो सिक्के उछालने पर 2 बातें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या सिक्का उछाला तो टेल आएगा, ठीक हो गया। माना आपने, मैं कह रहा हूं पासा आपने टॉस किया था, डाइस आपने टॉस किया, माना 2 आया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्वाइन टॉस करना पड़ेगा। तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। 3 की घटना तब लेता हूं, ठीक है ना, 3 की घटना तब लेता हूं। यदि 4 आया, 4 आने पर भी आप क्वाइन टॉस करेंगे, तो 4 हेड और 4 टेल,
5 को आने पर भी, 5 के आने पर भी आप क्वाइन टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। 1 2 4 5 इनके आने पर आपको क्वाइन टॉस करना पड़ेगा। क्वाइन टॉस करने का मतलब क्या हुआ कि आपको हेड और टेल मिलेंगे। इतना हो गया। माना 3 आ गया, माना 3 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे। तो 3 हो सकता है, 3-2 आ सकता है। ठीक है भाई, माना पहले डाइस को फेंका आपने, आ गया 3 आ गया, फिर डाइस को फेंकना है। तो जब डाइस को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। तो 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 3 या 3 का मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल 6 हो सकता है। 3 का 6 आया तब भी आप डाई फेंकेंगे तो 6-1, दूसरे पे 2 आ सकता, दूसरी बार में माना 6 आया तो फिर डाइस फेंका तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दूसरी बार में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। बस इस सैंपल स्पेस बन गया। अब 2 घटनाएं मैं लेता हूं, 2 इवेंट्स में लेता हूं। ई में मैं देखता हूं सिक्के पर पट प्रकट होने की स्वप्रतिबंधित प्रायिकता। देखो सिक्के पर पट प्रकट होना, देखो आप देखिए, अब सिक्के पर पट प्रकट होना, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस घटना को मैं ई मान लेता हूं। ई आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज टेल, क्वाइन शोज टेल, क्वाइन शोज इट टेल। क्वाइन पर टेल आ रहा है तो कौन कौन एलिमेंट हो जाएंगे डियर फ्रेंड, सिक्के पर पट, पट मतलब टेल कहां कहां आ रही है, देखिए 1T, आप देखिए 2T, आप देखिए और कहां कहां आ रहा है 4T, टेल वाली घटना देखनी है 4T, फिर 5T, भाई इतना ही है। क्वाइन पे टेल आए भाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। जबकि आपको दे रखा है, एक चीज आपको दे रखी है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। न्यूनतम एक पासे पर, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है डायरेक्शन, ये घटना आपको दे रखी है। ठीक है, इट इज गिवन दैट एट लीस्ट 1 die shows 3, एट लीस्ट 1 die shows 3। ठीक है, ई के एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, ई के एलिमेंट आपके हो जाएंगे, सॉरी एफ के एलिमेंट जहां 3 आपको दिख रहा है, 3 कहां कहां दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपके पास, एक तो यहां पर है 3-1 3-2। अब कम से कम न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, तो 3 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं। तो 3-1 भी आएगा, 3-2 भी आएगा, 3-3 भी आएगा, 3-4 भी आएगा, 3-5 भी आएगा, 3-6 भी आएगा, और कौन आएगा डियर स्टूडेंट, एक 6-3 आ जाएगा। बस यही तो है, ये तो है डियर स्टूडेंट कि एक पासे पर एक डाई पर आपका 3 आ रहा है कम से कम, एटलीस्ट। तो 3-1 3-2, ठीक है। अच्छा 3-3 नहीं लिखा मैंने, 3-4 दो बार हो गया, तो यहां 3-3 कर लीजिए। 1 डाई पर 3-3 ये आ रहे हैं, और दोनों पे 3-3, दोनों पे 3 मतलब जब कंडीशन क्या दे रखी थी, ये है कि डाई फेंका, यदि 3 आ रहा है तो दोबारा फिर डाई फेंकना है, तो उसमें भी 3 भी आ सकता है, तो ये हो गया। ठीक है, इस एफ घटना में केवल यही एलिमेंट होंगे, और कोई होगा क्या, देखिए कोई और होगा,
31, 32, 33, 34, 35, 36 और एक 63, 13, 13, 13, 13, 13, 13 और यहाँ पर 23। अब आप देखिए कि E इंटरसेक्शन F में देखिए E इंटरसेक्शन F, E और F का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ टेल टेल टेल, यहाँ टेल कोई है ही नहीं। इसका मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एक नल सेट आ गया 5। वी आर गेटिंग ए नल सेट 5, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा, आप जुड़ रहे हैं, क्लास ऑफ होने के समय आ रहा है, ठीक है ठीक है, इट्स गुड। ई इंटरसेक्शन है मतलब ई और एफ में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है डियर स्टूडेंट, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, नल सेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होना। आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता की, किस चीज की प्रायिकता चाहिए डियर स्टूडेंट, सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पर पट प्रकट होना, जबकि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होता है, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होता है। प्रोबेबिलिटी टू गेट a tail when at least one die shows 3। आपको दे रखा है कि एक डाई 3 शो करता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि किसी सिक्के पर क्या प्रकट हुआ, टेल प्रकट हुआ है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि हमको ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक है, क्वाइन शोज ए टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि ये दिया हुआ एफ न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आर यू अंडरस्टैंड। तो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बड़ी बात यह है कि ई इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो गया डियर स्टूडेंट 0। जब किसी घटना में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी, और यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो अल्टीमेटली ये हो गया डियर स्टूडेंट 0 हो गया, बस, ठीक है। इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की सप्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। चलिए अब इसमें 2 MCQs हैं, फटाफट वो भी हाथों हाथ ले लेते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप देखिए ये MCQs भी कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और ये एक्सरसाइज आपकी फिर कंप्लीट हो जाती है, ठीक हो गया। एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आप मान के चलिए 4 मार्क्स का 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं, आप देखिए, आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। देखिए एक MCQ तो इस चैप्टर से आपके शुरू में मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो शुरू में मिलेगा 1 मार्क्स का, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना है। चलिए आप देखिए अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, आपको दिया हुआ है इफ, यदि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, देन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या निकालना है, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर, ये चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, ए की 100% प्रायिकता जबकि घटना बी होती है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो होता है। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मालूम नहीं है, परंतु मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0। तो अब आप ध्यान कीजिए कि यदि डिनोमिनेटर में 0 है, यदि किसी संख्या के हर में 0 है तो उसका मान निकालना संभव नहीं है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, जब आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर विकल्प सी, विकल्प सी। अब विकल्प सी में क्या है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, यहां पर आप देख रहे हैं, आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर विकल्प सी, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर सी, परिभाषित नहीं है, ये लिख दो, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, नॉट डिफाइंड। बस इतना आप कर लीजिए डियर स्टूडेंट। इसी में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एमसीक्यू है, आपके पास दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि ऐसा है और ये 0 नहीं है, दीज आर नॉट 0, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर, ये आपको दे रखा है। तो तब क्या होता है, तब क्या, व्हाट हैपेंस, तो आपके पास दे रखा है दिस इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है डियर स्टूडेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी ऑकर, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको कैसे लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात है। आप जानते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये समान है, न्यूमरेटर समान है, इसका मतलब डिनोमिनेटर समान होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इज इक्वल टू साइन है, अंश बराबर हैं, इसलिए हर भी बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन सही है। तो आप लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। उत्तर कैसे लिखेंगे इसका, विकल्प डी, ठीक है। विकल्प डी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, सही उत्तर।
ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज करेक्ट। बस, तो इस रूप में जो एक्सरसाइज 13.1 है डियर स्टूडेंट आपकी वह कंप्लीट होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चंस के आंसर, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इसकी थ्योरी, इसका बेसिक आप ठीक से समझ पा गए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।